नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करूँगा, जिसमें तुर्की के जो हमले हो रहे हैं उसमें अभी तक कितनी हलाकतें हुई हैं और कौन सा शहर उनके कस्बे में आ चुका है शिमाली शाम में, और आरएसएस का एजेंडा इस वक्त पूरे मुल्क में लागू करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह जो है कांग्रेस ने बयान दिया है। इसी दरमियान में मोहन भागवत का एक बयान उड़ीसा से ये आ रहा है कि उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों का मुआवजना करते हुए कहा है कि सबसे ज़्यादा अगर महफूज हैं मुसलमान तो वो हिंदुस्तान में हैं। बहकैफ वो इस वजह से कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एजेंडा लेकर के चल रहे हैं उसको अलग अलग तरीक़ों से बयान करने की कोशिश कर रहे हैं मोहन भागवत। इस बीच एक सवाल ये निकल कर के आ रहा है कि इस वक्त क्या आरएसएस का कद मोदी और शाह के सामने छोटा पड़ गया है। एक सवाल है जिस पर अजय आशीर्वाद महाप्रशिस्त ने एक अच्छा मजमून लिखा है। उसकी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ ताकि हम लोगों को इन तमाम जो है चीज़ों पर वाक़फ़ियत होनी चाहिए कि इस वक्त किस तरह से जो है हमारी मरकज़ी हुकूमत के कुछ एजेंडे पर किस तरह से अमल करने की कोशिश की जा रही है। इस दरमियान में नाज़रीन, आप जानते हैं कि टोंक के एक इलाक़े में फ़िरक़ा वाराना फसादात पेश आए थे अभी हालिया 3-4 दिन पहले। इस दौरान जो है जमीयत का एक वफ़द वहाँ पर वहाँ के मुआयने के लिए गया और फिर जो है उस वफ़द के सिलसिले में सारी बातें आप लोगों के सामने रखते हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टोंक की। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि टोंक में 3-4 दिन कबल जो है एक फतराव की वारदात, एक हिंदुओं के जुलूस को जो विजयदशमी कहते हैं उस मौके पर फसादात फूट पड़े थे और उसके बाद जो है मुसलमानों को गिरफ़्तार करने का सिलसिला शुरू हुआ। बहुत सारी मसाजिद को भी यहाँ पे नुकसान पहुँचाया गया था। इसी के पेश नज़र जमीयत उलमा का एक वफ़द जो है आज वो टोंक का और मुतासिरा इलाक़े का दौरा किया, जिसमें जमीयत उलमा के सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन साहब और दीगर अफराद शामिल थे, उलमाए किराम, और मुफ्ती आदिल साहब टोंक के नदवी ने जो है इनका इस्तकबाल किया और उनके मदरसा सैयद अहमद शहीद का भी उन्होंने दौरा किया और वहाँ के तलबा ने उनका पुरज़ोर इस्तकबाल किया। आइए इस वक्त मौलाना हकीमुद्दीन साहब ने इस मदरसे के दौरे के बाद और फिर मुतासिरा इलाक़े के दौरे के बाद क्या कहा है उस पर नज़र करते हैं। नसीहत फरमा दीजिए। माशाअल्लाह इदारे में हम लोगों को अल्लाह ताला ने ये मौका अता फरमाया। इस इदारे की निस्बत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह से है और हमारे मुल्क की जो चंद अजीम शख्सियतें हैं उनमें हज़रत सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद, जिनसे ज़ाती तौर पर जैसा हमारे अकाबिर हैं जितने भी लोग गुजरे हैं, तो हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद दोनों की जो खिदमत और कुर्बानियाँ इस मुल्क में रही हैं उससे बेपनाह मोहब्बत, बहुत ज़्यादा। मैं उसे अल्फाज की शक्ल में नहीं पेश कर पा रहा हूँ। तो हमारे लिए बड़ा ही मुबारक मौका है कि मैं इस वक्त जामिया सैयद अहमद शहीद टोंक में हाज़िर हुआ हूँ। हमारी पूरी जमात माशाअल्लाह, मौलाना शब्बीर अहमद साहब हैं, नायब सदर जमतुलमा राजस्थान, मौलाना यूनुस साहब, मौलाना अब्दुल साहब और अब्दुल समी साहब। माशाअल्लाह आपसे मिल कर के जी बाग बाग हो गया। आदिल साहब का नाम तो सुनता ही रहा। आज अल्लाह ताला ने मुलाकात की शर्फ अता फरमाया और यहाँ जो हादसा हुआ है अभी इस वक्त उसको सब्र और अज़्म के साथ, हौसले के साथ उसका मुकाबला करना है। ना जज्बात में आके किसी गलत रुख की तरफ जाना है, ना मायूस होकर के छोड़ देना है। जो लोग अंदर हैं उनकी ज़मानत की आप कोशिश करें, अगर ज़रूरत हो तो आप जमीयत उलमा को बताएँ, हम इंशाअल्लाह जमीयत उलमा उसकी पूरी पैरवी करेगी और मुकदमे में जो भी मदद होगी वो किया जाएगा। तो आप इस सिलसिले में हज़रत मौलाना सैयद महमूद नदवी साहब ने तो मुकम्मल तौर पे ये पूरी जिम्मेदारी मेरे पास है
कि कहीं भी किसी तरह कोई वाक़या हो तो उस सिलसिले में रिहाई ज़मानत अल्हम्दुलिल्लाह कराया जा रहा है। आज भी हमारे पास 200 की करीब तो यहाँ वाले मामले को भी इंशाअल्लाह अगर आप इंशाअल्लाह बात करके देखा जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 18 साल में 65 हुफ़ाज़ किराम आपने पैदा किया है ट्रोन में। और उससे भी बड़ी सादत की बात ये है मौलाना कि इनके ख़ानदान में 12वीं पुश्त है जो आलिम है। ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। इनको तो ऐसी रिश्वत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आले नबी हैरान। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि सैयदों की फजीलत वो आमाल की वजह से नहीं, नसब की वजह से, नसब की वजह से। और एक मौके पर फरमाया हज़रत थानवी ने हज़रत बदरी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से, जुमे के दिन था, नमाज़ पढ़ाई हज़रत ने फजर में और इस्लामी सरकार सूरत है पढ़ दिया। तो पीछे वालों ने समझा नहीं है कि इसलिए कि वहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं था, हज़रत ने इस पर तवज्जो नहीं फरमाई थी। तो हज़रत को लोगों ने गालियाँ दे दी, हज़रत थानवी को निकाल दिया था खानका से। काफ़ी लंबा किस्सा। तो हज़रत थानवी ने फरमाया कि सैयदों की जो अज़मत है वो उनके अमल की वजह से नहीं बल्कि निस्बत की वजह से। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी अपनी एक दिन की फजर की नमाज हमें दे दें तो आज इन्होंने हमारी मस्जिद पढ़ाई है, सारी ज़िंदगी की नमाज बदलने के लिए जी माशाअल्लाह। अल्लाह मुबारक फरमाए। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निस्बत है। इस इदारे की जो ज़रूरतें हैं अल्लाह ताला उनको गैर से पूरा फरमाए और उसकी किफ़ालत फरमाए, हर तरह से हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा नाश्ता भी बनाया माशाअल्लाह आपने। बहरकैफ अब हम लोग बात करते हैं हुकूमत कांग्रेस ने आरएसएस पर क्या इल्ज़ाम लगाया है। वर्धा में वाक़े महात्मा गांधी हिंदी यूनिवर्सिटी से 9 अक्टूबर को एससी तबके के 3 और ओबीसी तबके के 3 कुल 6 तलबा का इखराज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के एक वफद ने हफ्ते के रोज़ रियासत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर मुल्क में वक़ूअ पज़ीर होने वाले मनफी वाक़यात पर उनकी तवज्जो मबज़ूल कराई थी, जबकि तलबा के इखराज के हुक्म में यूनिवर्सिटी ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का हवाला दिया है। इस ताल्लुक़ से बात करते हुए सचिन सावंत ने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों से मुल्क की सतह पर मनुवादी नज़रियात को लागू करने के आरएसएस वास के नज़रियात के हामिलीन की जानिब से जारी है। इसके लिए क़स्दन यूनिवर्सिटी को टारगेट करके बहुजन समाज के तलबा को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे आईआईटी मद्रास का वाक़या हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला हो या फिर चाहे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का मामला हो, इन सब के पसे पुश एक ही नज़रिया कारफरमा है और उसका मकसद बहुजन समाज के तलबा की आवाज़ों को खामोश करना। उन्होंने कहा कि वर्धा में महात्मा गांधी हिंदी यूनिवर्सिटी के तलबा का किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुख्तलिफ नज़रियात के तलबा कांशीराम की यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर मुल्क में वक़ूअ पज़ीर होने वाले जराइम व मनफी वाक़यात पर उनकी तवज्जो मबज़ूल कराने की कोशिश की थी। बहरकैफ नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हालिया 49 दानिश्वरों के ख़िलाफ़ भी मामला दर्ज करने की कोशिश की थी, जिन्होंने मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म भारत को जो है ख़त लिखा था। अब इन तलबा के ख़िलाफ़ भी इस तरह की कार्रवाई होने पर महसूस यही किया जा रहा है कि इस वक्त एक किस्म की तानाशाही पूरे मुल्क में जो है मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। इस दरमियान में नाज़रीन एक बात निकल कर के सामने आती है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कल उड़ीसा में मोहन भागवत का एक बयान आया। ये बयान सुनिए इस वीडियो में, वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं उस पर तबसरा करता हूँ। वो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि अंग्रेजों के आने से हमारी उन्नति, गलत बात है। हम क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना गोरे लोग हमारे देश में नहीं आते तो भी वेदों के आधार पर कर सकते हैं। हमारी परंपरा क्या है, हमारी एकता का आधार क्या है, हमारा राष्ट्र कौन सा है, इसके बारे में समान धारणा सर्वत्र अपने देश में विद्यमान थी। अंग्रेजों की राजनीति के निकट जाकर उसको जिन लोगों ने छुआ अथवा द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जो राजनीतिक समीकरण बदले, उनमें जिनके स्वार्थ उभर कर आए, उनकी भाषा अलग हो गई स्वार्थों के कारण। वरना सत्य ये है, हम हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू किसी पूजा का नाम नहीं,
भाषा का नाम नहीं, किसी प्रांत प्रदेश का नाम नहीं। हिंदू एक संस्कृति का नाम है जो भारत में रहने वाली सबकी सांस्कृतिक विरासत है। वो संस्कृति एक वैशिष्ट्यपूर्ण विविधताओं को स्वीकार और सम्मान करने वाली संस्कृति है, दुनिया में एकमात्र ऐसी है। इसलिए विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यहां हर दलित को उद्धार दी, हर पतित को पुचकार दी। यह हमारा इतिहास रहा है। मारे मारे यहूदी फिरते थे, अकेला भारत है जहां उनको आश्रय मिला है। पारसियों की पूजा उनके मूल धर्म सहित सुरक्षित केवल भारत में है। विश्व के देशों में सर्वाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि हम हिंदू हैं और इसलिए हमारा हिंदू देश है, हमारा हिंदू राष्ट्र है। इसलिए हिंदू संगठन करना है। अब हिंदू संगठन कर महबूब नाज़रीन, इसमें बहुत सारी बातों में से आखिर का जुमला उनका था कि जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर महफूज हैं तो वो जो है मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, और वो इसलिए कि वो ये मुल्क हिंदू है। तो इस लफ्ज़ से वो ये पैगाम देना चाह रहे थे कि जो है हिंदुत्व का एजेंडा वो इस वक्त जो है पूरे मुल्क में तय करके रहेंगे। हिंदू की वजह से ही जो है यहाँ के मुसलमान और उनके धर्म और उनकी सकाफ़त की वजह से जो मुसलमान महफूज हैं, इस तरह का पैगाम वो पूरी दुनिया में देना चाह रहे हैं। लेकिन उनको इल्म नहीं है कि हिंदू कोई ख़ास उनके मनुस्मृति में हो या वेद हो या दीगर किसी भी लफ्ज़ों में हिंदू का लफ्ज़ कहीं भी दर्ज नहीं है। हिंदू वो वर्ड है जिसको जो है बैरूनी ताकतों ने इसका लफ्ज़ दिया था, फिर उसको इन्होंने जो है हिंदुस्तान और इसी तरह से जोड़ करके, जबकि कहीं भी किसी भी वेद पुराण या किसी भी जो है रामायण हो या वो भारत की कथा हो, किसी में भी जो है हिंदुस्तान का नाम भारत दिया जाता है, उसको हिंदू कहा नहीं जाता। और हिंदू ना किसी धर्म का नाम है, ना ही किसी मखसूस किसी समाज का नाम है। लेकिन इसको जो है एक प्रोपेगेंडे के तहत जो है मुत्तहिद करने और अक़लियतों को हाशिए पर लाने के लिए जो है इस तरह का एक लफ्ज़ गढ़ा गया था, जो आज इसका भरपूर इस्तेमाल करके पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की RSS की कोशिशें जारी हैं। लेकिन इस दरमियान में एक आर्टिकल सामने आता है, जिस आर्टिकल को अजय आशीर्वाद महाप्रशिष्ट ने लिखा है। दरअसल इस वक्त जो बयानात RSS के लगातार 3-4 दिनों से आ रहे हैं, उन्होंने उस पर तबसरा किया है। हम भी देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बात को लेकर के। RSS चीफ का दशहरे और तंजीम की यौम तासीस के मौके पर की जाने वाली तकरीर अपने आप में एक अहम मानी जाती है, क्योंकि उसका भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम संघ परिवार के कारकुनान के लिए सियासी नक्शे की तरह देखा जाता है, जिसकी तकलीद उनको करनी होती है। लेकिन मोहन भागवत की 2019 की तकरीर के बारे में शायद ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुस्तकबिल का नज़रिया, कोई भी नज़रिया पेश करने की जगह उन्होंने तकरीबन 1 घंटा मोदी हुकूमत का उन मोर्चों पर बचाव करने में खर्च किया जिन पर उसका मुजाहरा मायूस कुन रहा है। RSS खुले तौर पर बीजेपी से अपने रिश्ते को जाहिर नहीं करता है। भागवत ने खुद ये कई बार कहा है कि संघ उसके नज़रिए पर चलने वाली किसी भी पार्टी की मदद कर सकता है और बीजेपी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी तकरीर में भागवत ने सिर्फ अपनी तंजीम को भगवा पार्टी के मुआविन के तौर पर पेश किया, बल्कि मुआविन किरदार में दिखने में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। आप याद कर सकते हैं कि साल 2016 की अपने दशहरे की तकरीर में भागवत ने सरहद पार की गई कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक पर मरकजी हुकूमत को मुबारकबादी दी थी, लेकिन साथ ही कई इंतजामी मुद्दों को भी उठाया था जिन पर उनके मुताबिक हुकूमत को काम करने की ज़रूरत थी। इन मुद्दों में कश्मीरी पंडितों और पाकिस्तान और कश्मीर के मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और बाल्टिस्तान के मजलूम हिंदू अक़लियतों की बाज़ आबादकारी का मुद्दा शामिल था। उन्होंने मोदी हुकूमत से साबिक काबीना सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम की नई तालीमी पॉलिसी NEP का तज्ज़िया करने के लिए और गौरक्षकों और गैर समाजी अनासर के दरमियान फ़र्क करने के लिए भी कहा था। मोदी हुकूमत अब एक शहरियत बिल के लिए मुहिम चला रही है जो मुसलमानों को छोड़कर तमाम मज़ाहिब के पनाह गुज़ीनों को हिंदुस्तान में पनाह लेने की इजाज़त देगा। इसके साथ ही इसने सुब्रमण्यम कमेटी की नई तालीमी पॉलिसी को भी खारिज कर दिया और उसके कस्तूरी रंगन के मुसव्वदे को नाफिज करने के लिए लेकर आई है। इस तरह से 2017 में RSS चीफ ने सरहद के साथ पाकिस्तान और चीन के किसी मुआनिदाना कदम का मजबूत और मुस्तहकम तरीके से जवाब देने की ज़रूरत पर जोर दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह देने के किसी भी फैसले से पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो कौमी सलामती और सालमियत के लिए ख़तरा है। इस तरह के भयानक बयानात ये लोग देख चुके हैं।
انہوں نے حکومت کے ذریعے بڑی قیمت والے نوٹوں کے اسقاط زر اور GST کی عمل آوری کی حکومت کے فیصلے، جن کا خمیازہ سنگھ پریوار کے اہم بنیادی طبقے، چھوٹے اور منجلے کاروباریوں کو اٹھانا پڑ رہا تھا، اس کو لے کر بھی خاص طریقے سے خطرے کی گھنٹی بجائی تھی۔ پرانے اقتصادی اصولوں پر چلنے کے لیے انہوں نے نیتی آیوگ کو آڑے ہاتھوں لیا تھا اور یہ دلیل دی تھی کہ اقتصادی منصوبہ بندی ملک کی زمینی سچائی کو دھیان میں رکھ کر کیا جانا چاہیے۔ سال 2018 میں بھاگوت نے باہری خطروں سے نمٹنے کے لیے سرکاری کوششوں کو اہمیت دی تھی، لیکن ساتھ ہی سنگھ کی ہندوتوا کے ایڈیشن پر سوال اٹھانے والے یعنی اربن نکسلیوں یا نیو لیفٹ کی تنقید کرتے ہوئے قومی سلامتی کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ آزاد ہندوستان میں حکومتوں کے عوام مرکوز ہونے کی ضرورت کے بارے میں بولتے ہوئے انہوں نے کہا، مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتیں اور نیم فوجی دستے اس تعلق سے کامیاب کارروائی کر رہے ہیں، ابھی انتہائی چوکسی کے ساتھ اس کو جاری رکھنا ہوگا۔ حکومت کی تنقید کرتے ہوئے بھاگوت نے کہا تھا کہ حکومت کی اچھی پالیسیوں کی عمل آوری میں انتظامی اثر پذیری، مستعدی، شفافیت اور تکمیلیت ابھی بھی امید کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان پالیسیوں کا اثر ابھی تک سماج کے آخری پائیدان پر کھڑے آدمی تک چھن کر نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں سنگھ سربراہ حکومت کو اس کے اہم وعدوں کو پورا کرنے کی یاد دلاتے رہے، جن میں سے کچھ RSS کی پرانی مانگیں رہی ہیں، مثلا آرٹیکل 370 کا خاتمہ، ایودھیا میں متنازع مقام پر رام مندر کی تعمیر اور سول کوڈ کی تشکیل۔ اس کے برعکس ناگپور میں کارکنان کے سامنے اس سال کی جو تقریر کی گئی ہے، اس میں بھاگوت دفعہ 370 ہٹانے کے لیے مودی حکومت کی تعریف اور پچھلے 5 سالوں میں ہندوستان کی اقتصادی ترقی پر گرہن لگانے والی اقتصادی مصیبتوں کو لے کر بہت زیادہ فکر مند نہ ہونے کی اپیل کے درمیان ہی چکر کاٹتے رہے، یعنی کہ BJP حکومت کا وہ بچاؤ کرتے رہے۔ یقینی طور پر اس تقریر میں ان کے من پسند موضوع راشٹرواد، ہندوتوا، غیر ملکی خطرے کے طور پر پاکستان اور چین بھی شامل تھے، لیکن ان کی پوری تقریر میں حکومت کے خلاف ایک بھی شکایت، بھلے ہی کتنی ہی دکھاوٹی ہی کیوں نہ ہو، نہیں تھی۔ اس کی جگہ انہوں نے حکومت کا بچاؤ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ کسی زمانے میں نوٹ بندی اور GST کے ناقد رہے بھاگوت کا GDP اضافے کے اعداد و شمار میں بچاؤ کرنا ان میں آئی بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پروگرام جس میں HCL کے بانی شیورنا درخصوصی مہمان تھے، ان کی تقریر کا ایک اچھا خاصا حصہ معیشت کو وقف تھا۔ بہرکیف ناظرین، ایک لمبی رپورٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پورے مضمون کا نچوڑ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے BJP کے ماتحت میں RSS ہو گئی ہے کہ RSS شاید جو ہے وہ اس وقت BJP کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مودی اور شاہ کے سامنے RSS کے اپنے گھٹنے ٹیک رہی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر RSS کو بچاؤ کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہمیشہ کی طرح اس پر وہ چیزیں جو معیشت کو لے کر کے ہمیشہ جو ہے تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے BJP کو، وہ اس مرتبہ کیوں نہیں ہوا؟ دوسری بات نکل کر کے یہ سامنے آتی ہے کہ اس وقت جو ہے کیا BJP ان کے وہ سارے پلان، وہ سارے منصوبے وہ جو 70 سالوں سے بناتے آ رہے ہیں، کیا اس کو لاگو کرنے میں دھیرے دھیرے وہ اپنے مقصد کی تکمیل کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ یہ مضمون کا خلاصہ یہی بیان کرتا ہے وہ تکمیل کی جانب بڑھ تو رہے ہیں، لیکن اصل میں اس وقت جو ہے RSS بھی BJP کے ماتحت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان اس وقت مرکزی حکومت چونکہ انہی کے اشاروں پر کام کرتی، اس طرح کی باتیں صاف طور پہ سامنے آ رہی ہے۔ ایسے حالات میں ان کے مابین کیا ہو رہا ہے، ان کے بیانات اور ان کی جلسوں میں کیا ہو رہا ہے، اس بات پر بھی گہری نظر رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، تاکہ مستقبل کے لائحہ عمل کے لیے ہم تیار رہیں۔ بہرکیف ناظرین، اب ہم صرف ترکی کی ایک بات کر کے پھر ختم کرتے ہیں آج کے پرائم ٹائم میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ترکی اس وقت شمالی شام میں جو ہے حملہ کر رہا ہے۔ وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ چشمہ امن کارروائی کے دائرہ کار میں شام میں دریائے فرات کے مشرقی کنارے کے علاقے راس العین کے رہائشی علاقے کا کنٹرول اس وقت ترک دستوں کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی ترکی کے حوالے ہو گیا ہے۔ 9 اکتوبر سے اب تک ترک فوجیوں نے راس العین کے دہشت گردوں کے اہداف کو توپ کے گولوں اور F-16 طیاروں کی بمباری سے تباہ کر دیا ہے۔ خشکی سے کمانڈوز کے ہمراہ شامی نیشنل فورسز قدم بقدم پیش رفت حاصل کر رہی ہے۔ اس درمیان میں ایک اور خبر نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ اب تک جو ہے اس حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 480 تک پہنچ گئی ہے۔ جی ہاں، وزارت دفاع کی ٹویٹر پیج سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ چشمہ امن آپریشن کے دائرہ کار میں رات بھر زمینی و فضائی فائرنگ اور ڈرون طیاروں کے تعاون سے آپریشن جاری ہے۔ آپریشن کے دوران ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 480 تک پہنچ گئی ہے۔ آپریشن کے دائرہ کار میں کل رسولین تحصیل کا کنٹرول سنبھال لیا گیا اور آج تحصیل تل عبید کے علاقے سولوک کے قبضے PKK اور YPG کے قبضے سے چھڑا کر اپنے قبضے میں کر لیا گیا ہے۔ بہرکیف ترکی کی فوج شمالی شام کی وہ قصبے جس کو دہشت گرد اپنے آپ کو پناہ گزین کہتے ہیں، جہاں پہ پناہ گزین ہوتے ہیں، ان علاقوں کو چھڑانے میں کامیاب ہو رہی، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ ہمارے پرائم ٹائم سے جڑے رہیں، ہم ترکی کے شمالی شام میں ہونے والے پل پل کی خبریں آپ لوگوں کو پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।